दोस्तों तो आइए आज हम शुरू करेंगे टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कह रहा है ये जो एक्टिविटी 1.1 से हमारा ये डिस्क्राइब होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करें ऑक्सीजन में, ठीक है, तो ये बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। क्लियर हुआ? यानी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। तो कह रहा है ये जो पूरा रूप है इसको अगर हम एक सेंटेंस में लिखें तो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। इट कैन बी written in a shorter form. The simplest way to do this is to write in the form of a word equation. तो देखिए ये इसको अगर हम पूरा सेंटेंस में लिखे कि मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कह रहा है इसको हम वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब वो वर्ड इक्वेशन देखिए कैसे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए ये 3 वर्ड में हमारा काम हो गया उतना लंबा सेंटेंस लिखने से। तो ये जो एरो है यानी जो रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? जो मिलके रिएक्शन करता है वो है रिएक्टेंट और जो बनता है वो है प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट है हमारा मैग्नीशियम भी रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो ये हमने एक लाइन में लिख दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो लिखा है जिस फॉर्म में, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ये क्या है? वर्ड इक्वेशन। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन रिएक्शन, और वो क्या है हमारा, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। यानी कि वो सब्सटेंस यानी वो चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना? ठीक, मतलब केमिकल रिएक्शन करती है, कहने का मतलब जो केमिकल रिएक्शन करती है। ठीक है, जो रिएक्शन के टाइम पे बदल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और यहाँ पे वो कौन कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यानी रिएक्शन के टाइम पे जो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। और जो नया चीज बनता है रिएक्शन के टाइम पे, और यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो वर्ड इक्वेशन के बीच में देखिए हम क्या लगाते हैं? एक एरो लगाते हैं ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो ये एरो क्या दिखाता है कि रिएक्शन किधर हो रहा है। क्लियर हुआ? द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में LHS, विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उसके बीच में देखिए यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। और जो एरो का हेड है मतलब सिर है, वो किधर होता है? प्रोडक्ट की तरफ होता है। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये क्या दिखाता है? रिएक्शन के डायरेक्शन को दिखाता है। क्लियर हुआ? यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये रिएक्शन इधर जा रहा है ना कि इधर। ठीक, अगर इधर होता तो क्या होता है? इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे एरो किधर है? एरो इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? एरो से क्या समझ में आ रहा है? तो एरो का जो हेड होता है वो किधर होता है? प्रोडक्ट की तरफ होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? तो कह रहे
कि वो क्या वर्ड इक्वेशन से भी कोई छोटा है फॉर्म जिसके जरिए हम और छोटा करके लिख सके, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसियस एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। तो कह रहा अगर वर्ड वर्ड ऊपर लिखा था ना मैग्नीशियम MAG पूरा लिखा हुआ था वर्ड, तो कह रहा है उस वर्ड की जगह पे अगर हम कोई फॉर्मूला यूज कर ले तो ये और भी अच्छा हो जाएगा और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटेन। तो कह रहा अगर आप याद करो कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, तो ये सारी बातें अगर आप याद करोगे तो फाइनली आप वर्ड इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, Mg। ठीक है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। फिर देखिए क्या कह रहा है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS यानी राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। यानी एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको काउंट करना है जो एटम्स हैं। अब वो एटम कौन है, देखिए मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा O2। O2 मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन और उसके साथ एक ऑक्सीजन और, यानी दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इसीलिए है O2। तो देखिए क्या यहाँ पे दोनों साइड में इक्वल है कि इधर एक Mg इधर भी एक Mg, इधर दो ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो ऑक्सीजन दे दो और एक ऑक्सीजन मिले और एक गायब हो जाए? यहाँ तो देख के ही समझ में आ रहा ना, एक गायब हो गया। तो क्या ऐसा हो, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो कह रहा है कि अगर ऐसा इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि दोनों साइड में जो मास है वो अलग अलग हो गया है। ठीक है, अब मास मतलब क्या है, अब ऐसे ही समझ सकते हैं, मैग्नीशियम का कुछ मास होगा और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन का कुछ मास होगा, यानी दो ऑक्सीजन का मास और एक मैग्नीशियम। ठीक है, और इधर सिर्फ एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या दोनों साइड में इक्वल मास होगा? नहीं होगा, एक साइड में ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो देखिए फिर आगे, सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो देखिए अगर कोई भी रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं है तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल हो गया आपका Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और इसी को बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। तो फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा बैलेंसिंग मतलब केमिकल रिएक्शन को अब हमें बैलेंस करना है। ठीक है, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी जो हमारा ये अनबैलेंस इक्वेशन है इसको अब हमें बैलेंस करना है। तो आइए शुरू करते हैं बैलेंसिंग वाला काम। तो कह रहा है रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो याद करिए आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या कहता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि कोई भी चीज़ से बदल सकता है। ठीक है ना, नया कोई भी चीज़ अर्थ पे नहीं बनता है, हर चीज़ अर्थ पे कांस्टेंट है, कोई भी चीज़ नया नहीं बनता है। ठीक है ना, उसी चीज़ से ही इधर उधर घूम फिर के चीज़ें बदल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन की, फिर उसके बाद CO2 की, तो देखिए CO2 मतलब हो गया CO2, ये हो गया। ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन, तो देखिए ये दोनों मिला के हम बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने कुछ नया चीज़ बना लिया, तो एक्चुअली में हमने कुछ नया नहीं बनाया, हमने सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ा है। ठीक है ना, नया कुछ भी नहीं बनाया। क्लियर हुआ? तो बस यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि कोई भी चीज़ ना ही ख़त्म होती है ना ही नया कुछ बनता है, सिर्फ उसका एक रूप चेंज होता है। क्लियर हुआ? तो वही जो रूप चेंज हो जाता है उसी को हम बोलते हैं कि यहाँ नया केमिकल बन गया है।
ठीक है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है, ना ही हम किसी मास को बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, कि कोई भी मास को हम बना नहीं सकते, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही ख़त्म कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। तो जब ख़त्म नहीं कर सकते तो ऊपर जो हमने पढ़ा था Mg+O2, तो उसका एक ऑक्सीजन कहाँ गया। ठीक है, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द मास ऑफ टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट का जो भी मास है, ठीक है, प्रोडक्ट में जितना भी मास है या जितने भी एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट में जितना है उतना, यानी कुल मिला के जितना रिएक्टेंट के अंदर है उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो कह रहा है जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनका नंबर, यानी जितना एलिमेंट लेफ्ट में है उतना ही राइट में भी होना चाहिए, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें जो भी स्केलेटल इक्वेशन है यानी अनबैलेंस इक्वेशन है उसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्लियर हुआ। इन द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड, इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। तो कह रहा क्या बैलेंस कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो कह रहा है ये जो बैलेंसिंग है, आइए इस बैलेंसिंग को हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं किस तरीके से हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3। तो एक्टिविटी 1.3 हमने किया था। तो कह रहा है उस चीज़ को अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखे तो देखिए वर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, जिंक लिया था ना हमने, जिंक के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट। तो देखिए यहाँ से क्या बन गया, ये जो प्रोडक्ट बन गया जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन, ये तो हो गया वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसी का देखिए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जिंक को लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4 और जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4, हाइड्रोजन हो गया H2। क्लियर हुआ। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। तो कह रहे हैं जो एरो है, एरो के दोनों साइड में हमें एलिमेंट्स देखना है कि क्या इक्वल है। तो आइए गिन लेते हैं। लेफ्ट में एक Zn, राइट में एक Zn, लेफ्ट में 2H2, इधर भी 2H2 हो गया ना, H2 मतलब H। ठीक है, एक H 2H, तो दो इधर दो इधर, फिर एक सल्फर एक सल्फर एक मतलब 4 हो गया O4, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 4 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है ना, O4 लिखा हुआ यानी 4 ऑक्सीजन के 4 आइटम, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, तो इधर भी 4 हो गया, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है। तो इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब उसी चीज़ को देखिए यहाँ टेबल फॉर्म में लिख दिया है। एलिमेंट हमारे रिएक्शन में कौन कौन है, Zn हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। फिर लेफ्ट में इनके नंबर, रिएक्टेंट में नंबर कितना है, Zn 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। फिर इसी तरीके से राइट साइड में देखिए कितना है, Zn 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। मतलब ये रिएक्शन कैसा है, बैलेंस है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कह रहा है, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एरो। कि एरो के दोनों साइड में एलिमेंट के नंबर कैसा है, सेम है। तो ये जो इक्वेशन ये कहलाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन भी आ सकता है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप यही लाइन लिखेंगे कि when the number of atoms of each element is same on both the sides of arrow is known as balance equation। और उसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे ये ऊपर वाला इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या है।
चले देखिए क्या कह रहा है, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये देखिए नीचे हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा है चलिए इसको ट्राई करते हैं बैलेंस करने की। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, Fe मतलब आयरन, फिर इधर हो गया आपका H2O और इधर हो गया Fe3O4 और साथ में H2। ठीक है, मतलब जब आयरन पानी के साथ रिएक्शन किया तो ये आयरन जो ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, तो कह रहा है इसको अब हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है उन सभी को क्या कर दीजिए, एक बॉक्स के अंदर घेर दीजिए। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। क्लियर हुआ, बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब वो क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे अगर लिखना है Fe, जैसे यहाँ पे 3 है तो Fe3 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो इसका कुछ अलग मतलब होता है, और इसी Fe को अगर मैं ऐसे आगे लिख दूँ तो इसका कुछ अलग मतलब होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन 3, एक आयरन, दो आयरन, तीन आयरन। ठीक है, 3 आयरन है, ये 3 आयरन के एटम हो गया। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं बोलूँ Fe3 यहाँ पे लगाऊं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इन तीनों आयरन को आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, इन तीनों आयरन का आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कभी इधर जब बैलेंस करना होता है इधर कुछ नहीं करते, इधर नीचे जो भी करना है यहाँ आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो इसको समझने के लिए देखिए ऐसे समझ सकते हैं, आगे लगाने का मतलब ये हुआ कि जैसे मुझे बोला गया कि 1 किलो आयरन ले आइए, तो मैंने ये 1 किलो आयरन ले आया, फिर बोला 1 किलो और ले आइए तो 1 किलो और आयरन ले आया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इधर पीछे लगाता हूँ, पीछे लगाने का मतलब ये आयरन नहीं हुआ, ये कुछ अलग ही कंपाउंड बन गया। क्लियर हुआ। ठीक है, तो हमें कभी भी इधर नीचे नहीं लगाना है, हमें जो भी करना है यहाँ आगे करना है, क्योंकि हमें सिर्फ अमाउंट बढ़ाना है, केमिकल चेंज नहीं करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि H2O है, ठीक है, क्या है, H2O है, तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 बढ़ाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा H2O4 यहाँ नहीं लगाऊंगा कि O4 लगा दिया तो देखो ये कंपाउंड बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे अगर आप 4 लगा रहे इसका मतलब ये पूरा केमिकल ही चेंज हो गया, और ऐसा कोई कंपाउंड अभी भी एग्जिस्ट करता नहीं है कि हमें पता है। ठीक है ना, तो हमें बैलेंस करने के लिए कभी पीछे नहीं लगाना है, हमें जो भी करना है यहाँ फ्रंट में करना है, इस बॉक्स के बाहर। ठीक है, यहाँ करना है, यहाँ करना है। क्लियर हुआ। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है, देखिए टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, कि जो भी फॉर्मूला है सबके चारों तरफ बॉक्स बना दीजिए। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस, बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है बैलेंस करते टाइम। ठीक है, व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंस करते टाइम बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है। फिर दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि इनका एक लिस्ट बना लीजिए कि हमारे पास एलिमेंट देखिए रिएक्शन में कौन कौन सा है। आयरन हो गया, आयरन, हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट है नहीं। तो इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग अब देखिए LHS में कितना कितना है, आयरन LHS में देखिए 1 है। ठीक है, LHS में आयरन कितना हो गया, देखिए ये रहा 1, ये रहा 1। हाइड्रोजन ये देखिए कितना है 2, ये रहा 2। ऑक्सीजन कितना 1 है, ये रहा 1। अब RHS यानी एरो के राइट में देखिए कितना है, तो राइट में देखेंगे आयरन हो गया आपका 3, ये रहा Fe3। ठीक है, Fe3 मतलब आयरन 3। फिर हाइड्रोजन H2 यानी हाइड्रोजन के 2, ये हो गया हाइड्रोजन 2। O4 यानी ऑक्सीजन के 4। ठीक है, तो ये देखिए हो गया आपका लिस्ट। अब थर्ड स्टेप में देखिए क्या करना है, थर्ड स्टेप देखिए क्या कह रहा है। ये तो हमने लिस्ट बना दिया, अब देखना है कि सबसे ज़्यादा किसके पास है। क्लियर हुआ। तो देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसके बीच में है, देखिए एक है यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और यहाँ है ऑक्सीजन 4, तो मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसके बीच में है, ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है उसको हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट ऑक्सीजन के पीछे 4 लगा दिया, मतलब
कि ऐसा नहीं करेंगे हम H2O4 कर दिया तो बैलेंस हो गया, नहीं नहीं गलत बात, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें क्या करना है कि ये जो पानी है, ठीक है, यानी पानी के साथ ऑक्सीजन है, यानी कि हम अगर बढ़ाएंगे यहाँ पे 4 तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कंपाउंड बढ़ेगा। क्लियर हुआ? यानी कि देखिए ऑक्सीजन बढ़ाना चाह रहे थे तो हाइड्रोजन इधर हो गया 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 हो गया 8, यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस गड़बड़ आ गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गड़बड़ होने दीजिए, उसको भी हम बैलेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पीछे कभी डायरेक्ट नहीं करेंगे तो केमिकली बदल जाएगा और वो गलत हो जाएगा। देखिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो आइए बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो कहाँ से शुरू करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम किस में, ऑक्सीजन में है। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि वो प्रोडक्ट ही होगा, रिएक्टेंट में भी हो सकता है या प्रोडक्ट, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है उसी से हम शुरू करेंगे। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। फिर उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे ज़्यादा है। यूजिंग द क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। तो इस तरीके से हम देखेंगे सबसे ज़्यादा किसके पास है, Fe3O4 में, वो भी है ऑक्सीजन का। ठीक है, एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, कि सबसे ज़्यादा किसके पास है Fe3O4 में, वो भी किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS। क्लियर हुआ कि राइट में तो 4 है लेकिन लेफ्ट में एक ही है। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए फिर से एक बॉक्स बना दिया, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इनिशियली H2O कितना है, 1 है, लेकिन Fe3O4 कितना है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 4 है ना। तो बैलेंस करने के लिए पानी को हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पानी बन जाएगा हमारा 4, और इसमें कोई से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें बनाना था 4, तो हो गया हमारा 4। तो इस तरीके से अब जो इक्वेशन आया वो क्या बना, Fe4H2O gives Fe3O4H2। क्लियर हुआ? तो ये बन गया। अब देखिए आपको लग रहा होगा ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बॉक्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इक्वेशन लिखिए और चेंज करते हुए चले जाइए, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो इक्वेशन है पार्शियली बैलेंस, मतलब थोड़ा सा बैलेंस हुआ, अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुआ। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट ऑल्टर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो देखिए ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज। ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते फॉर्मूला, यानी जो भी हमारा रिएक्शन है उस रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकते, यानी बॉक्स के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए लिखा हुआ टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4, कोफिशिएंट मतलब एक नंबर, और वो कोफिशिएंट कौन है, 4, तो 4 को हम 4H2O लिखेंगे। ठीक है, ना कि ऐसे लिखेंगे, एंड नॉट H2O4, ऐसा नहीं लिखेंगे, ना ही ऐसा लिखेंगे, ये दोनों फॉर्म गलत है। ठीक है, ये वाला सही है। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, तो इस तरीके से अब जो पार्शियल यानी थोड़ा सा बैलेंस इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया आपका थोड़ा सा बैलेंस इक्वेशन। अब देखते हैं स्टेप 4 में। अब स्टेप 4 में देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका हो गया, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस स्टेप 4 में हो गया आपका हाइड्रोजन का, क्योंकि देखिए अंदर है H2 और बाहर लगा दिया 4। ठीक है, तो यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, तो ये कितना हो गया 8। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना हो गया 8, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन सिर्फ है 2। तो अब 2 को 8 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा। देखिए ये रहा, तो देखिए यहाँ पे ये लिख दिया 4H2। ठीक है, हो गया Fe, और ये हो गया 4H2O गिव्स Fe3O4, और साथ में इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे लगा दिया 4।
अब देखिए क्या बचा लास्ट में, अब लास्ट में सिर्फ बचा आयरन, तो आयरन के आगे आगे 3 लगाना है, ठीक है। तो फाइनली इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा स्टेप 5 में, स्टेप 5 में देखिए ये आ गया 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस। फिर 6 स्टेप में फाइनली आपको कैलकुलेट कर लेना कि सब ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक होने के बाद ये बॉक्स आप हटा दीजिए और सिंपली ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब देखिए बॉक्स के फॉर्म में समझना है तो समझ लीजिए एक बार। तो देखिए अब हमें किसको बैलेंस करना है, एटम ऑफ हाइड्रोजन। किसको बैलेंस करना है, एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया इनिशियल, इनिशियल में पानी में कितना हो गया 4 2 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। अब 2 को बनाना है 8, तो 2 को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, तो फाइनली इस 2 के आगे लगाना है 4, तो ये 4 आगे इसके आगे, ठीक है। फिर इतना बैलेंस हो गया। फिर देखिए फिर अब कौन बचा, आयरन। तो वही देखिए लिखा हुआ है एटम ऑफ आयरन। तो एटम ऑफ आयरन हो गया, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में है 3, तो एक को 3 बनाना है, यानी कि रिएक्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 3 लगाना है आयरन के आगे, वो भी रिएक्टेंट में। तो ये देखिए रिएक्टेंट के आगे 3 लगा दिया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हो गया बैलेंस। अब आइए स्टेप को एक बार पढ़ लेते हैं वर्ड फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ है Fe एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, ये हाइड्रोजन और जो आयरन ये अभी भी बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। तो कह रहा है इनमें से कोई सा भी एक उठाइए और उनको आगे बैलेंस करने के लिए बढ़िए। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शली बैलेंस इक्वेशन। तो पार्शली बैलेंस इक्वेशन में हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, तो ये हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एग्जामाइन द अबव इक्वेशन एंड पिकअप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस। तो कह रहा है ऊपर जो भी हमने देखा है उसको उठाइए और उसमें देखिए क्या बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा कि जो एक एटम बैलेंस नहीं है और वो कौन है, आयरन है। तो आयरन को भी बैलेंस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए स्टेप 6 में क्या कह रहा है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो कह रहा है फाइनली हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड गिन लेंगे। तो गिन लेंगे, तो देखिए गिन लीजिए एक बार। देखिए इधर भी कितना हो गया, इधर भी हो गया 3 आयरन, इधर भी हो गया Fe3, ठीक है। Fe3 मतलब आयरन 3 हो गया, तो 3 3 आयरन हो गया। अब देखिए 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन के आगे 4 लगा हुआ है, यानी कि 4 ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे O4, तो O4 मतलब भी क्या हो गया 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए हमारा केमिकल भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमने अमाउंट बढ़ा दिया, है ना, क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, हमने 3 तो एक्स्ट्रा लगाया लेकिन यहाँ पे अमाउंट बढ़ाया। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर ऐसे समझिए 3 किलो अगर आयरन लेंगे तो 4 किलो पानी लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 किलो Fe3O4 बनेगा और 4 किलो हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्लियर हुआ। तो कोई सा भी बचेगा नहीं। इस रिएक्शन का मतलब समझ में आया। अब किलो के फॉर्म में बता दिया, अब एटम के फॉर्म में अगर समझना है तो 3 एटम लेना है आयरन के, फिर 4 मॉलिक्यूल लेना है पानी के। तो 1 मॉलिक्यूल बनेगा Fe3O4 और 4 मॉलिक्यूल बनेगा H2, क्लियर हुआ। ये बना कॉन्सेप्ट यहाँ से। फिर देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। तो ये इक्वल हो गया, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। तो ये इक्वेशन ऑफ बैलेंस हो गया। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। और ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर अगर आ रहा है क्वेश्चन कि हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए आप इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, तो ये सारा स्टेप आपको लगाना है। वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। तो हर जगह पे हम होल नंबर यूज करते हैं। होल नंबर मतलब पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, होल नंबर। कोई उसमें मतलब पॉइंट में हम कुछ भी नहीं लगाते, सब होल नंबर लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए स्टेप 7 में क्या कह रहा है,
तो स्टेप 7 में कह रहा है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, कि हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट का सिंबल यूज करेंगे। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो देखिए ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है या कौन सा गैस है। तो इस चीज़ को और भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट का सिंबल यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9 वाला इक्वेशन देखिए। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो कह रहा है क्या ये जो इक्वेशन हमारे पास है, तो क्या ये कोई फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ बता रहा है कि ये कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है या कौन सा गैस है? ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। तो देखिए लिखा नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। तो कह रहा है फिजिकल स्टेट के बारे में यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि एक ही इक्वेशन से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो उसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स and products are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous, solid states of reactants and products are represented by notation. तो देखिए ये सिंबल यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिक्विड और जो गैसियस और एक्वस और सॉलिड, ठीक है, 4 स्टेट होता है। क्लियर हुआ? तो एक्वस का मतलब समझे क्या होता है, कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ा सा पानी का अमाउंट हो तो उसको हम बोलते हैं एक्वस। क्लियर हुआ? कि मतलब वो पूरी तरीके से पानी नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अगर पानी है तो उसको हम बोलेंगे एक्वस। तो देखिए गैस के लिए हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं, जी। लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं एल। एक्वस मतलब जिसमें थोड़ा बहुत पानी हो यानी नमी हो तो उसको बोलते हैं ए क्यू। और सॉलिड यानी ठोस, उसके लिए यूज करते हैं एस, ठीक है। द वर्ड इक्वेशन ए क्यू इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो वही कह दिया कि अगर वो पानी के साथ मिला हुआ तो उसको हम ए क्यू लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसी इक्वेशन को क्या लिख दिया, 3Fe ब्रैकेट में लिख दिया एस, यानी आयरन सॉलिड फॉर्म में है और पानी हमने गैस फॉर्म में लिया। पानी के तो तीनों स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमने कौन सा स्टेट लिया है, गैस वाला, नहीं वेपर लिया है। तो FeO3 क्या मिला, सॉलिड फॉर्म में, और हाइड्रोजन क्या मिला, गैस फॉर्म में, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले हमारे पास नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेम। तो यहाँ पे G का मतलब क्या हो रहा है, पानी हमने गैस के फॉर्म में लिया है। क्लियर हुआ? यूजली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। तो कह रहा है वैसे नॉर्मली में कोई कहीं पे भी यूज़ करते नहीं है, जब तक कि इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तब तक ये सिंबल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो कर ले तो अच्छी बात है, पता चल जाता है कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। तो कह रहा है कई बार कुछ रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एक टेम्परेचर चाहिए होता है या फिर एक प्रेशर चाहिए होता है या कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है। क्लियर हुआ? तो उस चीज़ को भी देखिए कैसे दिखाते हैं। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। तो कह रहा है ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए हम या तो एरो के ऊपर लिखते हैं या फिर एरो से नीचे, ठीक है। तो देखिए कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट कोई भी ऐसा एक केमिकल हो सकता है जो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, तेज कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन होने के लिए 340 atm प्रेशर होना चाहिए। अगर इतना प्रेशर नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कंडीशन उसको हम कहाँ दिखाते हैं, एरो के ऊपर। फिर ये जो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है इसके लिए देखिए ये रहा कंडीशन कि सनलाइट भी होना चाहिए और साथ में क्लोरोफिल भी होना चाहिए। क्लियर हुआ? और साथ में देखिए ये AQ एक्वस, L फॉर लिक्विड, AQ एक्वस, AQ एक्वस, यहाँ पे L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, G फॉर गैस।